नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत बड़ी खबर से। दानापुर को दियारा से जोड़ने वाला पीपा पुल तेज आंधी और तूफान के कारण टूट गया है, जिसके कारण 6 पंचायतों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। तो ये तस्वीरें देखिए और तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से पीपा पुल 2 हिस्सों में बंट गया है। और ये वही पीपा पुल है जिसके जरिए दानापुर से 6 पंचायत का संपर्क रहता है और इस पीपा पुल से आवाजाही रहती है। लेकिन आज मौसम ने करवट ली बिहार में और पटना में तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है और इस तेज आंधी के कारण पीपा पुल 2 हिस्सों में बंट गया। अब आवागमन के लिए नाव का सहारा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब स्थिति वहां पर क्या है। दानापुर को दियारा से जोड़ने वाला ये पीपा पुल है और दियारा में करीब 6 से पंचायत हैं। 6 पंचायतों का जो संपर्क है वो दानापुर से इसी पीपा पुल के जरिए होता है। लेकिन ये पीपा पुल टूट गया है, 2 हिस्सों में बंट गया है और अब इस पीपा पुल के टूट जाने से 6 पंचायतों के, दियारा के 6 पंचायतों का दानापुर से संपर्क टूट गया है। तेज आंधी आज आई और तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जिसका असर इस पीपा पुल पर भी पड़ा है। हालांकि जरूर पीपा पुल का जो अप्रोच रोड है कुछ दिन पहले वो टूट गया था, वो ढह गया था यास तूफान के कारण हुई बारिश में, जब 3 दिनों तक लगातार बारिश हुई। और अब आज जो आंधी और बारिश हुई है उसमें दानापुर को दियारा से जोड़ने वाला पीपा पुल 2 हिस्सों में बंट गया है। और ये तस्वीरें देखिए, 2 हिस्सों में बंटा हुआ आपको नजर आ रहा है पीपा पुल। इस पीपा पुल से दानापुर और दियारा एक दूसरे से जुड़ते हैं, 6 पंचायतों को जोड़ता है। संजय कुमार ने जायजा लिया। दानापुर इलाके में खड़े हैं और अभी भी बारिश हो रही है। आज शाम तेज बारिश के साथ आंधी भी आई थी और इसकी वजह से दानापुर का जो ये पीपा पुल है वह कई भागों में बंट गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक बड़ा हिस्सा अब भी दिखाई दे रहा है पीपा पुल का, लेकिन इसके अलावा कई जो दूसरे हिस्से हैं वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कई हिस्सों में पीपा पुल जो है वो बंट गया है और इस वजह से ये लाइफलाइन माना जाता है। दानापुर से उस पार अखिलपुर में जाने के लिए काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं। हजारों गाड़ियां पीपा पुल से पार करती हैं और निश्चित तौर पर लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी सामने आ खड़ी हुई है। वैसे तो पीपा पुल 15 जून के बाद खोल दिया जाता है, लेकिन महीने की शुरुआत के साथ ही देखिए किस कदर लोगों को परेशानी हुई है। यहाँ पर अभी भी काफी संख्या में लोग, आप देख सकते हैं, साइकिल से उस पार जाने के लिए यहाँ से दानापुर से घाट किनारे जा रहे हैं, जहाँ पर बोट की मदद से, नाव वहाँ हालांकि चलाया जा रहा है और नाव की मदद से फिर वो अपने घरों को जाएंगे, क्योंकि काम करने के लिए काफी संख्या में उस पार से लोग इस पार आते हैं। और ये परेशानी अब कई दिनों तक होने वाली है। गनीमत ये कहिए कि उस वक्त पुल से आवागमन नहीं था, लेकिन अब पीपा पुल बंद हो जाने से कई गाड़ियां देखिए यहाँ पर खड़ी हैं और इन गाड़ियों से लोगों को उस पार जाना था, लेकिन अब इनके सामने कोई विकल्प भी नहीं बचा है, क्योंकि पीपा पुल जो है वो बंट गया है। और निश्चित तौर पर जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए एक बड़ी परेशानी है। जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। सर 4 तारीख तक लगन है और शादी ब्याह है, अगर नहीं जुटता है 2 दिन में तो बहुत सारी परेशानी होगी, जो कि इस पार आना है शादी ब्याह के मामले में, तो नाव से बहुत मुश्किल होगी। सामान वगैरह भी देख रहे, गाड़ियों पे सामान सब जो लद रहा है। अभी शादी ब्याह का लगन चल रहा है, 4 तारीख तक है। अभी आज कितना तारीख है सर? 1 तारीख है, तो बहुत कठिनाई होगी। अगर 2 दिन में जुट जाए तो शादी ब्याह पार हो जाएगा दियारा का। परेशानी के दिन शुरू हो गए हैं और पीपा पुल लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है आपने खुद सुना, जो स्थानीय लोग हैं। और अभी भी काफी संख्या में आप देख रहे हैं तस्वीरों में, साइकिलों से लोग जा रहे हैं उस पर। अब पीपा पुल नहीं रहा, टूट गया, कई भागों में बंट गया। अब क्या होगा? अब पीपा पुल फिर बनेगा, जब बनेगा तब बनेगा। फिलहाल तो नाव से जाने आने का ही रास्ता है। तो और ये भी बरसात के समय गंगा का जलस्तर भी काफी बढ़ा है। हाँ, बढ़ा तो है, ये परेशानी शुरू हो गई। हाँ, तो परेशानी तो सब आज का है, हर साल का यही बात होता है। तो ये परेशानी दियारा के लोगों की नियति बन चुकी है। जैसा कि आपने सुना, लोग जो है अभ्यस्त हो चुके हैं। लेकिन वाकई में जो पीपा पुल है उसकी जगह कई सालों से एक पक्के पुल की मांग होती रही है, लेकिन आज तक उस मांग को किसी ने पूरा नहीं किया, चाहे प्रशासन में बैठे लोग हों, सरकार में बैठे लोग हों। और दियारावासी इसी तरीके से इस नियति में जीने को मजबूर है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार,
न्यूज 18 पीपा पुल दानापुर। आगे बढ़ते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव फिलहाल नहीं होंगे। नीतीश कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी है। 15 जून को त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसमें 15 जून के बाद पंचायतों का कामकाज परामर्शी समिति के जरिए होगा, यानी ना ही प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, ना ही पंचायत के लिए प्रशासक की नियुक्ति होगी। फिलहाल नहीं होंगे पंचायत चुनाव, नहीं बढ़ेगा गांव की सरकार का कार्यकाल, ना ही पंचायत के लिए नियुक्त होंगे प्रशासक। परामर्शी समिति के जरिए चलेगी गांव की सरकार। 15 जून को त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में चुनाव नहीं कराने की स्थिति में सहयोगी पार्टी समेत विपक्ष ने पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को 6 महीने तक बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सीएम नीतीश ने बीच का रास्ता निकाला है। नीतीश कैबिनेट में इस संबंध में फैसले पर मोहर लगी, जिसके मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत राज के प्रतिनिधियों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया, ना ही पंचायतों के लिए प्रशासक की नियुक्ति की गई। कैबिनेट ने पंचायतों के चुनाव नहीं होने की स्थिति में परामर्शी समिति गठन का निर्णय लिया। वार्ड, पंचायत समिति, पंचायत और जिला परिषद में परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। यानी 15 जून के बाद कार्यकाल खत्म होने के बाद मौजूदा गांव की सरकार भंग हो जाएगी। ऐसे में पंचायतों का कामकाज परामर्शी समिति करेगी। सरकार बाद में तय करेगी कि समिति में कौन कौन होगा, लेकिन यह माना जा रहा है कि इस समिति में पूर्व के पंचायत प्रतिनिधि को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा विधायक प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी समिति में शामिल रहेंगे। इस समिति का गठन राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर करेगी। इस फैसले को लागू करने के लिए पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया जाएगा। अधिनियम की धारा 14, 39, 66, 92 में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद अध्यादेश लाकर इस फैसले को लागू किया जाएगा। पंचायत चुनाव नहीं होने के स्थिति में 15 जून के बाद बिहार में कैसे विकास के कार्य होंगे, उसके लिए एक परामर्शी समिति का गठन हम लोग करने जा रहे हैं। और इसमें आदरणीय महामहिम राज्यपाल की सहमति जब प्राप्त हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग एक संकल्प बनाकर, एक निर्देशिका बनाकर पूरे स्वरूप को तैयार करके हम लोग किस तरह परामर्श समिति का गठन करके जिले में जो पंचायत है, ग्राम कचहरी है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, उसका गठन करने का काम करेंगे। वहीं नीतीश सरकार के इस फैसले पर सियासी दलों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। आरजेडी ने फैसले को अजीबोगरीब बताया है, वहीं कांग्रेस ने स्वागत किया है, जबकि सहयोगी पार्टी हम ने भी फैसले का स्वागत किया है। बिहार सरकार की कैबिनेट ने फैसला लिया है पंचायत चुनाव नहीं होंगे, लेकिन पंचायत के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल भी बढ़ाने का फैसला सरकार ने नहीं लिया। ये भी अजीबोगरीब है। जनतंत्र में जनप्रतिनिधियों का आप अधिकार कम करके अधिकारियों को अधिकार देंगे, ये भी उचित नहीं है। आज बिहार में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में यह निर्णय हुआ कि परामर्श समिति का गठन होगा, जिसमें वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ विधायक प्रतिनिधि भी होंगे। यह फैसला बेहद स्वागत योग्य है। फैसला के साथ हम हैं, क्योंकि हम चुनाव के पक्ष में अभी नहीं हैं, तो सरकार को कुछ न कुछ वैकल्पिक इंतजाम करना था और मैं समझता हूँ इसमें सभी दलों के जनप्रतिनिधियों को भी समावेश करना ज्यादा बेहतर होगा। इस समिति में जनप्रतिनिधि के साथ साथ विधायक के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे और दोनों मिलकर के विकास का एक नया आयाम लिखेंगे। कैबिनेट के इस फैसले के लिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देती है। हालांकि इस फैसले को लेकर अभी भी कई सवाल हैं। मसलन परामर्श समिति में कौन कौन लोग शामिल होंगे, समिति किस आधार पर फैसला लेगी, फंड जारी करने का अधिकार किसके पास होगा, अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसके पास होगा। जाहिर है इन सवालों का जवाब अध्यादेश आने के बाद ही साफ हो पाएगा। पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिहार में कोरोना काल में भी घपलेबाज घोटाले का अवसर ढूंढ लेते हैं। ताजा मामला सीवान में आया है, जहां एमएलए एमएलसी फंड से एम्बुलेंस की खरीद में करोड़ों के हेराफेरी का आरोप लग रहा है। आरोपों की जांच के लिए डीएम ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। कोरोना महामारी के दौरान बिहार में एम्बुलेंस को लेकर विवाद लगातार जारी है। पहले सारण में सांसद राजीव प्रताप रूडी के कार्यालय में बगैर इस्तेमाल के खड़ी एम्बुलेंस पर विवाद हुआ। फिर राज्य मंत्री अश्विनी चौबे पर यह आरोप लगे कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में चौथी बार एक ही एम्बुलेंस का उद्घाटन किया और उसके बाद सीवान में एमएलए और एमएलसी फंड के तहत एम्बुलेंस की खरीद में घोटाले के आरोप लग रहे हैं।
रघुनाथपुर के पूर्व विधायक विक्रम कुंवर ने सिवान में खरीदी गई एम्बुलेंस में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। ये अफसर लोग तानाशाह हो गए हैं, किसी का सुन नहीं रहे हैं, इसलिए हमने विधायक मत में मुख्यमंत्री विकास योजना में जो हमारे जिले में एम्बुलेंस खरीद में घोटाला हुआ है वो मैं प्रमाण के साथ मुख्यमंत्री को दिया। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 26 को मैंने उनको मेल किया, 27 को डीएम के यहाँ, 28-29 तक डीएम ने टीम बना करके जांच कराने का काम शुरू कर दिया है। आरोपों के मुताबिक सिवान में एमएलए और एमएलसी फंड से करीब 10 एम्बुलेंस की कुछ दिनों पहले खरीदारी की गई है। कुछ एम्बुलेंस एमएलसी टूनाजी पांडे के फंड से है तो कुछ पूर्व के विधायक रमेश सिंह कुशवाहा और व्यासदेव प्रसाद के फंड से खरीदी गई। एक एम्बुलेंस की ऑन रोड कीमत 7 लाख रुपए है, जिसे 22 लाख रुपए बताया गया है। यानी एक एम्बुलेंस पर 15 लाख रुपए की हेराफेरी की गई। साथ ही एम्बुलेंस में लगने वाले वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे सामानों की कीमत भी ज्यादा दिखाकर हेराफेरी की गई। आरोप लगाने वाले पूर्व विधायक ने सीएम, गृह सचिव और डीएम को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। वहीं एमएलसी टुन्ना पांडे ने आरोप लगाने वाले को राजनीतिक माओवादी बता दिया। और कुछ लोगों का काम है सिर्फ बोलते रहना। आप बताइए, एक भी जनप्रतिनिधि कोई विरोध किए हैं क्या? ये जो विरोध कर रहे हैं ना, ये राजनीतिक माओवादी हैं। माओवादी समझते हैं ना, ये राजनीतिक नक्सली हैं, माओवादी लोग हैं। इन लोगों का काम ही है कोई भी अच्छा काम हो उसको रोका जाए। हालांकि मामले पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि डीएम ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है, उसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीएम ने भी कहा कि जांच के बाद से हर बात पर से पर्दा उठ जाएगा। जिलाधिकारी सारे मामले की जांच करा रहे हैं, उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है, तो स्वाभाविक है जो समिति बनी है उन सारे में मामलों की जांच करेंगे और सरकार कभी किसी को भी बकस्ती नहीं कार्रवाई करती। रिक्वायरमेंट हम लोगों के द्वारा पोस्ट की गई थी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, जैसे उसमें ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर भी होना चाहिए और कुछ इक्विपमेंट जो कोविड-19 में भी इस्तेमाल किए जा सकें उस परिस्थिति में, उसके साथ क्रय करने की रिक्वायरमेंट थी जो कि उस समय जेम पे अवेलेबल नहीं था। इसीलिए इसका जो रेट एक मीडिया में बात आ रही है कि 7 लाख का या 8 लाख का होना चाहिए, वो 21 लाख क्यों है, तो रेट उसी की वजह से अधिक है। और प्रोसीजरल लैप्सेस प्रथम दृष्टिया कहीं दिख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक त्रिस्तरीय जांच कमेटी बना दी है। 2 से 3 सप्ताह में वो अपना रिपोर्ट सौंपेगी और उसमें कहीं भी कोई लैप्सेस होते हैं तो बिल्कुल हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। बहरहाल देखना होगा जांच के बाद सिवान में एम्बुलेंस में घपले करने वाले कब तक पकड़े जाते हैं। लेकिन सवाल है कि आपदा के इस दौर में आखिर घपलेबाज घोटाले का अवसर बार बार कैसे ढूंढ लेते हैं। सिवान से मृत्युंजय और पटना से अमित की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना के खिलाफ जंग में जीविका दीदियां भी काफी सहयोग कर रही हैं। ग्रामीण इलाके में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ग्राम संगठन से जुड़ी जीविका दीदी मास्क तैयार कर रही हैं। इससे जन सुरक्षा के साथ साथ रोजगार सृजन का भी काम हो रहा है। ये तस्वीर है छपरा के रिविलगंज ब्लॉक के जीविका सेंटर की, जहां जीविका दीदियां कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर हथियार मास्क के निर्माण में जुटी हैं। बिहार में छपरा जिला सबसे अधिक मास्क बनाने वाला जिला बन गया है। जीविका दीदियों के बनाए मास्क पंचायतों के जरिए लोगों को बांटे जा रहे हैं। सर, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दिन रात एक किया है। इसके लिए हम लोग अपने बच्चों से लेकर के हर घर तक सब कुछ देखते हुए भी हम लोग इस बीमारी से लड़ने के लिए बहुत सारे हम लोग सर मेहनत किए हैं, ताकि हमारे साथ साथ हमारे गांव, शहर, पंचायत, जितने भी जिले के लोग हैं सारे इस बीमारी से बचे रहें। अब मास्क बनाने आती है घर से निकल करके, कैसा लगता है मास्क बनाते हैं? अच्छा लगता है। कितने लोग मिलकर बनाते हैं? 20-22 आदमी। जी। और ये मास्क कहाँ बेचते हैं आप लोग? कहाँ जाता है? सर पंचायत में जाता है। ये सब दीदी लोग का ही सहयोग है और ये लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से कोरोना से लड़ने के लिए अपने और अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। इससे इनका इनकम भी आ रहा है और ये एक दूसरे को हेल्प भी कर रही हैं, जिससे इन्हीं के पंचायत के लोगों को इनके द्वारा सिला हुआ मास्क पहनने को मिल पा रहा है। जमुई में भी जीविका दीदियां बड़े पैमाने पर मास्क बनाने में जुटी हैं। जिले के सभी घरों में 6 मास्क देने के लिए 25 लाख मास्क की जरूरत होगी। जीविका दीदियों ने अब तक करीब 19 लाख मास्क तैयार कर दिया है।
नहीं सर, जो मेहनत करते हैं वही 4 रुपये मेहनत मिलता है सर। और कितना फायदा हो, सपोर्ट कितना हो रहा है घर द्वार चलाने में? घर द्वार में भी काम करके जैसे काम करते हैं ना, तो और सब सर लोग भी मेहनत किए, बोले काम करने के बाद यहाँ से फायदा मिल रहा है आपको? जी सर, जी पूरी तरह सच्चाई है। हम लोग बैठे थे और हम लोग को जीविका की तरफ से जो रोजगार मिला है उससे हम लोग को बहुत राहत है। बिहार में जीविका दीदियां अब तक 2 करोड़ मास्क का निर्माण कर चुकी हैं। ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग की ओर से पंचायतों में मास्क का वितरण किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए मास्क का निर्माण जीविका की दीदियों को द्वारा किया जा रहा है। राज्य भर में लगभग 2 करोड़ मास्क का निर्माण किया गया है। 999 मास्क केंद्र पर जीविका दीदी काम कर रही है। 30,500 के लगभग जीविका दीदी इसमें लगी हुई हैं। मास्क का निर्माण कर जीविका दीदियां कोरोना के खिलाफ जंग में अहम योगदान तो दे ही रही, साथ ही इसके जरिए आत्मनिर्भर भी बन गई हैं। छपरा से संतोष कुमार, जमुई से केसी कुंदन के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है और इसका असर आइसोलेशन सेंटर में दिख रहा है। पटना का पाटलिपुत्र अशोका में 160 बेड वाले आइसोलेशन सेंटर में 10 दिन से कोई नया मरीज एडमिट नहीं हुआ है और यहां 159 बेड खाली हैं। सेंटर में अब भी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ तैनात हैं। आइसोलेशन सेंटर का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगने के बाद आइसोलेशन सेंटर खाली पड़े हुए हैं, यानी कभी हॉट स्पॉट बन चुका पटना अब सामान्य होने लगा है। देखिए, पाटलिपुत्र अशोका आइसोलेशन सेंटर में 160 बेड की क्षमता वाला, जहां पर कभी मरीज को बेड नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब सभी बेड खाली पड़े हुए हैं, यानी 160 बेड में महज 1 मरीज भर्ती हैं। इसके ठीक ऊपरी तल्ले पर 1 मरीज अभी एडमिट हैं, वो भी नेगेटिव हो चुके हैं। यानी अस्पताल, यानी जो आइसोलेशन सेंटर है, यहाँ के जो कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, वो ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। वो बता रहे हैं कि 10 दिनों से नए मरीजों की एंट्री नहीं हुई है, कोई नया एडमिशन नहीं हुआ है। सर, बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं कि मरीज की संख्या धीरे धीरे कम रही है, लेकिन अभी भी हमें मुस्तैद रहने की ज़रूरत है। अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए हमें अलर्ट रहना है। उसी अलर्ट रहने की वजह से हमारी टीम तैयार है और टीम पूरी सिस्टम के साथ, जैसे ऑक्सीजन हमारा भरा हुआ है, कंसंट्रेटर हमारा एक्टिव मोड में है, रूम को हम लोगों ने सैनिटाइज कराया हुआ है, डॉक्टर की टीम एनी टाइम तैयार है, कभी भी मरीज आए उसकी हम लोग पूरी केयर कर सकें। इसलिए लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि घरों में रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, जो सरकार लॉकडाउन लगाई है उस लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और घबराना नहीं है। हमारी टीम तैयार है, पूरी व्यवस्था के साथ। सरकार अलर्ट मोड पे है, निश्चिंत रहें और इत्मीनान रहें। पहले इतना भयावह स्थिति था कि खुद को हम लोग का मतलब कि अनसेफ समझते थे कि भाई हमको कोरोना पेशेंट से किस तरह से है, लेकिन पीपी किट पहन करके सारा हमारा 3 शिफ्ट का ड्यूटी है सब लोग का। 3 शिफ्ट में 2 मेडिकल ऑफिसर, 2 जीएनएम और 3 एएनएम का मतलब ड्यूटी बटा हुआ है। उसके बाद में बाट हमारा है, होटल का स्टाफ है, उन लोग के साथ हम लोग काम करते थे। पीपी किट के साथ हम लोग कितने पेशेंट थे यहाँ? उसमें पेशेंट मेरा लास्ट एडमिटेड 210 पेशेंट था। 24 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जिसमें 21 हमारा 5 लीटर का है और 2 है जो कि हमारा 10 लीटर का था। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।